हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं निखिल श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स का मेंटोर, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अभी हम क्लास 9th की क्लासेस ले रहे हैं और क्लास 9th का नया चैप्टर शुरू किया था हमने ग्रेविटेशन का। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, ठीक। फिर हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और उसकी यूनिट पढ़ी थी। क्या होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट? क्या होती है? जी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। और क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। उसमें फॉर्मूला क्या आया था? एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने पिछले सेशन में, ठीक। आज क्या हम करेंगे? इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू पढ़ेंगे। कहाँ से वो वैल्यू आई, कैसे उसको निकाला गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बिग ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मींस जो हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों इतना कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है, ये पढ़ना है। एंड बिग ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे क्या हो गया, अर्थ हो गया, सन, मून, इन सब के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसकी स्टडी करनी है, ठीक। फिर जब ये सब पढ़ लेंगे तो उसके आगे हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मींस जो हमारे प्लैनेट्स अपने सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो उनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो अपना एक सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए केपलर, एक थे जोहान्स केपलर साहब थे, उन्होंने कुछ लॉज दिए थे। वो सोचे सिर्फ सारे लॉज न्यूटन भाई साहब ही दे रहे हैं, हम कोई लॉ ही नहीं दे पा रहे हैं, हमें भी ज़रूरत है, हम भी लॉ देंगे। तो उन्होंने भी कुछ 2-3 लॉज दिए थे, ठीक है। तो उसकी स्टडी भी करनी है। तो ये सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग जहाँ पे लास्ट सेशन छोड़ा था हमने, उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके आगे पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है हमें? वैल्यू ऑफ जी पढ़ना है हमें आज, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी। लेट अस सपोज देयर आर 2 बॉडीज, ठीक है। देयर आर 2 बॉडीज, m1, एक बॉडी का मास m1 है, m2 है, और दोनों की वैल्यू क्या है? 1 kg है, ठीक है। लेट अस सपोज देयर आर 2 बॉडीज और 2 बॉल्स ऑफ मास, यूनिट मास, क्या बोल देंगे इसको? यूनिट मास। और इनके बीच के डिस्टेंस क्या है? यूनिट डिस्टेंस है, मीन्स 1 मीटर पे है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में रखेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले में रखेंगे इसको। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर में सारी यूनिट्स पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? m1 और m2 की वैल्यू क्या है? 1 है। r की वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या मिला हमें? जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के ही इक्वल आई, ठीक। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल to the gravitational force, is numerically equal to the gravitational force when 2 bodies of mass 1 kg, means of unit mass, are lying at unit distance from each other, okay। means जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इक्वल होती है, ठीक है, जब यूनिट मास के दो ऑब्जेक्ट्स यूनिट डिस्टेंस पर ही लाई करते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। फिर हमारे आइजक न्यूटन साहब जो थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और इसकी वैल्यू को निकाला, इस जी की वैल्यू को निकाला इसी फॉर्मूले में रख के। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर में ही रखकर इन सब वैल्यूज को उन्होंने क्या किया कि गोल्ड बॉल्स लिए, ठीक है, गोल्ड के बॉल्स लिए, उनको एक सेपरेट डिस्टेंस पर रखा, ठीक है, उनको कुछ डिस्टेंस पर रखा और उनके बीच का फोर्स डिटरमाइन किया, उनका मास डिटरमाइन किया, उनके बीच की डिस्टेंस डिटरमाइन की। तो इन सब एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। इन सब एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उनकी जी की वैल्यू क्या आई? जी की वैल्यू आई 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। फिर आगे क्या होगा? इसकी यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर,
ये आई थी जी की वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आपको याद करके रखना है। जितने भी न्यूमेरिकल हैं वहाँ आपको यही यूज़ करना है। अच्छा क्या है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम इसे 6.7 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू है। जब भी आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको रखेंगे। ठीक, अब ये देखिए जी की जो वैल्यू है कितनी स्मॉल आई है, मीन्स 10 के भी पावर जो है वो -11 में, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इसकी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ अब एक चीज़ और जानना है कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का फोर्स ही है। ठीक, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन जो होगी, इसकी डायरेक्शन होगी द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द बॉडीज। जिन बॉडीज में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उनका जहां पे सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लाइन जो ज्वाइन करती है उसी के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? नाउ अब हम ये जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिग साइज, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स में कितना होता है, कैसा होता है, और बिग साइज के ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट करता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग स्मॉल साइज के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस सपोज देयर आर 2 बॉल्स। वैसे ही हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ऐसा ही पढ़ेंगे, इसमें बॉल्स के बारे में पढ़नी है। मास इनका क्या है? 1 kg है। ठीक है, मास क्या है इनका? 1 kg है। ठीक, एंड दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक, लेट अस सपोज देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 balls, m1 is equal to m2 is equal to 1 kg, r is equal to 1 मीटर। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का? F is equal to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है। g की वैल्यू क्या बताया था अभी मैंने? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, m1 m2 r ये सब क्या है? 1 है। तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या? न्यूटन होगा। यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन। क्यों? क्योंकि फोर्स है। फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमें क्या पता चला इससे? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 2 ऑब्जेक्ट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में फोर्स कितना लगता है? 6.67, अगर वो यूनिट मास के हों। ठीक है, 6.67 × 10⁻11 जो कि बहुत ही स्मॉल फोर्स है। इतना स्मॉल फोर्स है कि इसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इतना स्मॉल फोर्स है कि इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और इतना स्मॉल फोर्स है कि ये जिन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स लगता है उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स में मोशन नहीं कॉज होता है। तभी हम देखते हैं कि ऐसे मान लीजिए मैंने 2 मार्कर लिया, मैं यहाँ रख दिया अगर, ठीक है, ऐसे हवा में लिया हुआ हूँ, तो इन दोनों में मैं आपस में कोई ग्रेविटेशन तो है, ग्रेविटेशन तो लग रहा है, बट इतना स्मॉल लग रहा है कि ये आपस में मोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टोन्स वाला एग्जांपल दिया था कि स्टोन्स आपस में अगल बगल रखे हैं अगर हम लोग, तो वो दोनों मोशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो रहता है। देखिए पूरे इस समय यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, बट वो इतना स्मॉल होता है, आपस में इतना स्मॉल होता है वो कि वो मोशन नहीं करता है। ठीक है, वो इतना स्मॉल होता है कि मोशन नहीं करता है। बट अगर इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो, पहला केस तो बताया मैंने कि दोनों स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास बहुत कम है, बट अगर इन्हीं दोनों में से कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम ले लें जिसका मास बहुत ज़्यादा हो, विच हैज़ वेरी इनॉर्मस मास, लेट अस सपोज दैट वन ऑब्जेक्ट इज ऑफ 1 kg एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज अर्थ। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो उसमें क्या होगा? उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तभी तो क्या होता है कि जैसे ये मार्कर है, इसका मास क्या है? बहुत कम है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। ये मैंने मार्कर हवा में उछाला
और ये क्या हुआ, नीचे गिर गया। ठीक है, अब नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि अर्थ और इस मार्कर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तभी वो अट्रैक्ट कर लेता है, पुल कर लेता है नीचे। ठीक, इस चीज़ को मैं और बेहतर से आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखा के समझाता हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे ही वो रखा हुआ है। ठीक, ये आपका अर्थ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, या बॉल भी है, कुछ भी कह सकते हैं, बॉल भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, इसकी मास क्या है, 1 kg है, ये अपना क्या है, अर्थ है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में हम क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। तो m1 क्या हो जाएगा, m1 इज 1 kg एंड m2 इज मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 की पावर 24 kg। मास ऑफ अर्थ इज, यहां लिख देते हैं, मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ, देखिए ये चीजें क्वेश्चन में आपके दी रहती हैं, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहता है, बट अगर याद किए रहेंगे तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 into 10⁻24 kg। ठीक, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, मैंने क्या बताया था, जब भी किसी दो बॉडी के डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों का जो सेंटर है वहां से डिस्टेंस लेंगे, बट एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ये इस बॉडी का रेडियस क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसके रेडियस को, बॉडी के रेडियस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हम डिस्टेंस दोनों के बीच में कौन सी लेते हैं, जो अर्थ के सेंटर से अर्थ के आउटर सरफेस तक की डिस्टेंस है, मींस जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसी को हम डिस्टेंस की तरह ले लेते हैं। तो रेडियस क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ आपका एग्जाम में दिया रहेगा हमेशा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा आपका, 1 मिनट कहाँ गया, 6.4 into 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 into 10⁻³ किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर ये तो सब यूनिट उल्टी सीधी लिखी हुई है, तो कुछ नहीं करना है, किलोमीटर को क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, तो क्या हो जाएगा, 6.4 into 10⁻³ प्लस 3, पावर ऐड हो जाएगी ना, 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि 10�6 मीटर। ठीक, अब इन सबको क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो, कौन से फॉर्मूले में, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले फॉर्मूले में, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r² में सबको पुट कर दो, क्या मिलेगा, 6.67। अच्छा, सॉल्व करने के लिए 6.7 भी ले सकते हैं, 6.7 into 10⁻⁻11, m1 क्या है, 1 है, m2 क्या है, 6 into 10⁻24, रेडियस क्या है, 6.4 into 10�6, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये सब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, तो 9.8 न्यूटन। तो एज कंपेयर्ड, अगर इसे हम कंपेयर करें पिछले वाले केस में क्या था, दो बॉल्स थे 1 यूनिट मास के थे, 1 kg के। ठीक है, अब क्या है कि तो उसमें कितना आया था, उसमें आंसर माइनस में, पावर माइनस में जा रही थी, इसमें क्या आ रहा है, 9.8 न्यूटन आ रहा है, मींस कितना बहुत ज़्यादा है उससे। ये फोर्स जो है, अगर अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कंपेयर करते हैं, अगर पिछले वाले केस में जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं 1 kg के, तो इसका फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर करने पर। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा मास है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोग अर्थ पे वॉक कर सकते हैं। जब हम लोग वॉक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती चलने में। ठीक है, ये अगर हम कोई भी स्टोन हवा में उछालते हैं, वो आके अर्थ सरफेस पर ही गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, इसी वजह से, क्योंकि अर्थ और उस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ अब हम ये पता करेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों की साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक, दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों की साइज बहुत ज़्यादा है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बिगर ऑब्जेक्ट्स, लाइक अगर हम सन और अर्थ की बात करें, मून और अर्थ की बात करें, तो इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उनके बीच में ही बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा।
क्यों बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अर्थ और मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो सबसे पहले मास ऑफ अर्थ लेंगे, फिर क्या लेंगे, मास ऑफ मून लेंगे। सबकी वैल्यूज आपके, अच्छा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन सब चीज़ को गिवन रहता है। ठीक है, मास ऑफ मून लेंगे, फिर क्या लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून लेंगे। ठीक, तो मास ऑफ मून क्या होता है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक, एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून क्या होता है, 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। ठीक है, या कह सकते हैं 10⁵ किलोमीटर। इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। ये बात समझ में आई? बस अब ये सब वैल्यू हमें क्या करना है, पुट कर देना है। किसमें पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला जो बताया था मैंने अभी आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा कहीं कहीं ये m1 m2 की जगह me लिखा रहता है और m नीचे सबस्क्रिप्ट में mm लिखा होता है, मतलब वही होता है कि मास ऑफ मून एंड मास ऑफ अर्थ। ये बात समझ में आई? बस सभी वैल्यूज को पुट कर देना है। अच्छा ये चीज़ देखना है कि यूनिट सबकी अपने SI यूनिट में ही हो। ठीक है, इसीलिए हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। सबकी वैल्यू पुट कर दो। G की वैल्यू क्या होती है, 6.7 इंटू 10⁻11। m1 की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻24। m2 की वैल्यू क्या है, 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन रेडियस क्या है, मतलब डिस्टेंस क्या है अर्थ और मून के बीच में, 3.84 इंटू 10⁸। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगी इसकी वैल्यू, 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। देखिए भाई तब कितनी बड़ी वैल्यू आ गई, मतलब 10⁻20। समझ रहे हैं आप, इतना ज़्यादा फोर्स है। तो इसी फोर्स की, यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मून के बीच में, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो मून जो है, चंद्रमा हमारा जो है, चंद्रमा बोलते हैं ना, हाँ, तो चंद्रमा घूम नहीं पाएंगे गोल गोल। ठीक है, अर्थ के चारों ओर, ये बात आप याद रखिएगा। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि अर्थ के चारों ओर चांद कैसे घूमता है, गोल गोल कैसे घूमता है, मून कैसे घूमता है, तो क्या बताएंगे, ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। जो सोलर सिस्टम में जितने डिफरेंट प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कोई इसमें हाथ होता है कि नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ अफेक्ट करती है इसको कि नहीं करती है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जोहान्स केपलर जी ने अपने 3 लॉज दिए थे, उसको पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से आपको पता चलेगा कि ये सब अपने प्लैनेट्स वगैरह कैसे रिवॉल्व करते हैं अपने सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जिन बच्चों के पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि वो कोचिंग जाके पढ़ सकें, वो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए बच्चों, बाय।